नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया है। मिशन 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में बीजेपी के आउटरीच कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 अक्टूबर को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन करने जा रही है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी की पैठ मुस्लिम समाज के बीच सूफी संतों के माध्यम से मजबूत हो। उत्तर प्रदेश के सूफी संवाद महाअभियान के प्रभारी डॉक्टर सैयद एहतेशाम उल हुदा का कहना है कि सूफी दरगाहों और खामखाना में सभी धर्म और समुदाय के लोग आते हैं और इनका मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार भी सबका साथ सबका विकास के मन से ही काम कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लगभग 150 सूफी समाज के प्रतिनिधि पार्टी के कार्यालय में सूफी संवाद महाअभियान में शिरकत करेंगे। तो 2024 मिशन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का अब एक नया प्लान तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि सूफी महासंवाद अभियान चलाने जा रहे 12 अक्टूबर को सूफी महासंवाद अभियान के तहत अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश करेगी, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार नई नई रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। सूफी समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं को अब ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको लेकर वो जो सबका साथ है सबका विकास है भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है उसके तहत लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, अब भारतीय जनता पार्टी का नया प्लान है, सूफी संत महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर चुनाव जरूरी है। चुनाव को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर हर वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास लगातार चलता आ रहा। हम देख रहे हैं ओबीसी की बात करें, दलित वर्ग की बात करें, चाहे पसमानदा सम्मेलन की बात करें और चाहे आप यहाँ पर सूफी संवाद की बात करें, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हर वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहा है बीजेपी यहाँ पर करती नजर आ रही है। और जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ 24 चुनाव आ चुका है और जिस तरह से बीजेपी यहाँ हैट्रिक की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में सीट जीतने की बात कर रही है, तो यहाँ पर सभी वर्गों का साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, तो यहाँ पर सभी वर्गों को लेने के लिए उसकी लगातार कवायद चल रही है। उसी कड़ी में यहाँ पर सूफी संवाद सम्मेलन भी आयोजित कराए जाएंगे। और ये अगर कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो 12 अक्टूबर से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और उसके माध्यम से आने वाले समय में और तमाम तरह की संवाद स्थापित किए जाएंगे और 1000 से ज़्यादा मस्जिदों मज़ारों में जाया जाएगा और सूफी जो संत हैं या जो मौलाना उनसे चर्चा की जाएगी और सम्मेलन के माध्यम से भी उनको अपने पाले में करने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जाएगा। जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि बिना अल्पसंख्यक को लिए 2024 का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर चुनाव के लिए हर वर्ग का साथ जरूरी है, उसके लिए लगातार कवायद चल रही है। यहाँ पर चाहे हम बात करें अल्पसंख्यक समाज की बात करें या दलित वर्ग की बात करें, श्रमण वर्ग की बात करें, यहाँ पर बीजेपी सबको अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। चूंकि अल्पसंख्यक समाज के विरोधी होने का तमगा हमेशा उनको कहा जाता है, विपक्ष हमेशा ये कटाक्ष करता है कि अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ काम करते हैं उनकी विरोधी पार्टी। तो यहाँ बीजेपी अपनी व्यवस्था को अलग करते हुए हमने देखा है कि अभी निकाय चुनाव में भी 3000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने टिकट भी दिए थे। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा है नंदिनी की पसमानदा समाज के सम्मेलन भी कराए बीजेपी द्वारा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूफी संवाद सम्मेलन के माध्यम से सूफी संवाद के माध्यम से यहाँ पर मुस्लिम वर्ग में पैठ बनाने की तैयारी लगातार चल रही है और ये तैयारी 24 चुनाव को है और इस वर्ग को अपने पाले में करने को है। जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो या मुस्लिम बहुल सीटें हैं, यानी कि अब उसी की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल नंदिनी, 14 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल है। पश्चिम की सीटों की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ठीक है और वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो ज़्यादा है और वहाँ पर किंग मेकिंग की भूमिका में निर्णायक भूमिका में है और जहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं वहाँ पर इस वर्ग का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर उन 14 सीटों को जीतने की बात कर रही है, उन 14 सीटों को ऐसे बीजेपी ने अपने रेड जोन में रखा है, उसको जीतने के लिए लगातार बात भी चल रही है, मंथन भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर वो सीटों को जीतना है तो उन सीटों को जीतने के लिए आप मुस्लिम वर्ग का भी वोट परसेंट आपको चाहिए पड़ेगा। उसी कवायद बीजेपी यहाँ पर तमाम कार्यक्रम के माध्यम से मुस्लिम वर्ग को भी पाले में करने का प्रयास कर रही है। चाहे सूफी संवाद की बात करें, चाहे पसमानदा सम्मेलन की बात करें या आने वाले समय में और कार्यक्रमों की बात करें, बीजेपी का प्रयास यही
जाएगा कि अगर 14 सीटों को हमें जीतना है या उन सीटों में अपनी बढ़त दिखानी है, वहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुस्लिमों का साथ होना बहुत ज़रूरी है और अल्पसंख्यकों को साथ लेने के लिए बीजेपी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसीलिए आने वाले समय में सूफी समाज जैसे तमाम कार्यक्रम हमको देखने को मिल जाएंगे। जी। क्या लगता है गौरव, जिस तरीके से सूफी संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण बिल आने के बाद क्या लगता है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा क्या? उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ फोकस तो किया जाना बाकी है क्योंकि यहाँ जी बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी हमेशा कहती आ रही है कि हम 3 तलाक के खिलाफ यहाँ पर कानून लाए और निश्चित रूप से ये मुस्लिम महिलाओं के लिए जीत रही है। इसके अलावा आधी आबादी के लिए हम यहाँ पर आरक्षण बिल लेकर आए हैं, हमने पेश कराया है। अब तक कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार वो पेश नहीं करा पाई थी। हालांकि वो अभी लागू होने काफ़ी लंबा समय है, प्रक्रिया बड़ी लंबी है, पर जिस तरह से बीजेपी इसको लेकर लगातार बात कर रही है और आधी आबादी को लगातार बात कर रही है, तो निश्चित रूप से नंदिनी यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास बीजेपी जरूर करेगी और बीजेपी के प्रयास ये जरूर रहेगा कि जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, खासकर 3 तलाक वाला जो काम किया है, उसको लेकर या मुस्लिम महिलाओं को अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो आने वाले समय में हमारी राय आसान हो सकेगी। तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाकों पर अब भारतीय फोकस कर रही है। सूफी संत महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है 12 अक्टूबर से। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने लखनऊ में कश्यप, मल्ला, विंद, निषाद समाज के प्रतिनिधियों की बड़ी बैठक बुलाई, जिसके तहत उनके मुद्दों पर मंथन करने के साथ साथ जातिगत जनगणना के मुद्दों को सियासी धार देने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दलित, ओबीसी, मुसलमान समाज को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी, 46 में 56 सदन में भी कह गए, और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए 2024 चुनाव को लेकर पीडीए के साथ साथ अब अखिलेश यादव जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सपा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, प्रदेश सचिव समेत तमाम जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आए हुए थे। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीतियां बनाई गई, किस प्रकार से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। कुल 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है और हर एक विंग के साथ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बैठक हो, चाहे महिला सभा की बैठक हो, हर एक विंग के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी अपना समन्वय बनाकर चलना चाहती है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन पर बढ़त हासिल करते हुए देखी जा सके। विवेक, देखिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी कसा और जिस तरीके से आपने बताया सीट शेयरिंग को लेकर INDIA के बीच जो एक मनमुटाव चला था, तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी झूठ फैला रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव
हमलावर रहते हैं अक्सर, और आज भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बैठक के बाद साफ तौर पर कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों, मुसलमानों और पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। वादा किया था इन लोगों को अधिकार दिलाने का, लेकिन अधिकार अब तक मिल नहीं पाया है। साथ ही साथ किसानों का भी मुद्दा उठाया और कानपुर में जो किसान की आत्महत्या हुई उस पर लेकर जो है वो कटाक्ष किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आज जिस तरीके से गोरखपुर में 200 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, उस पे सरकार की कानून व्यवस्था सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। इसके अलावा अगर बात करें तो देवरिया जो मास किलिंग मैटर है, उस पे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री अगर पहले जाग गए होते तो जो कार्रवाई इन 20 अधिकारियों पे घटना के बाद हुई थी उसी समय करनी चाहिए थी, ताकि इतने लोगों की जान न जाती। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अखिलेश यादव हमलावर रहे और खास तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर उन्होंने तनकसा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का नाम बदला है, तो सही मायने में वो पब्लिक सर्वेंट बनके जो दिखाए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो डेंगू से लोगों को बचा नहीं पा रही है, अस्पतालों में गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है, तमाम दलाल वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने के लिए मजबूर हैं, बेबस है। इस तरीके से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने बड़ी बातें भी कही हैं। क्या लगता है विवेक, जिस तरीके से लगातार चुनाव नजदीक आता जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव, जातिगत जनगणना की मांग जो है तेज उठती जाएगी क्या? देखिए, अगर बात की जाए जाति जनगणना की, तो बिहार में जिस तरीके से जाति जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जाति उपजातियों का कोड जो है आंकड़े दे दिए गए हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की सभी पार्टियां जो है वह जाति जनगणना पर एक सुर मिलाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए सत्ताधारी पक्ष की, तो जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भी जाति जनगणना की बात करेगी। जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए गठबंधन पर कहीं न कहीं हावी रहेगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश के बाहर हो, वो जाति जनगणना पर एक सुर में बातें कर रही हैं। देखिए विवेक, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितना कामयाब होने वाला है? क्योंकि एमवाई फैक्टर को छोड़कर अब अखिलेश यादव लगातार पीडीएफ फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो एक समय था जब एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए एक बात करें तो रामबाण होता था, लेकिन इस समय एमवाई फैक्टर के अलावा जो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने अपनाया है और घोसी में उस फार्मूले पर समाजवादी पार्टी को एक बम्पर जीत मिली थी। बात की जाए तो जितने भी पिछड़ा वोट थे, ओबीसी हुए, निषाद, राजभर, ये सब जो जातियाँ थी, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वहाँ वोट किया। एक बड़े मार्जिन से सुधाकर सिंह ने वहाँ अपना परचम लहराया और घोसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्रियों की कैंपेनिंग और जनसंपर्क चौपाल के बावजूद समाजवादी पार्टी ने एक भारी जीत हासिल की थी। तो समाजवादी पार्टी का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। पीडीएफ फार्मूला घोसी में काम किया और अब उसी फार्मूले को आगे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर आज बैठक थी। पिछड़ा वर्ग के कई बड़े नेता आए थे और कई बिंदुओं पर जो है वो चर्चा की गई। अखिलेश यादव खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, साथ ही साथ शिवपाल यादव मजबूत थे, तमाम जो पिछड़ा वर्ग से जो विधायक हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, काजल निषाद गोरखपुर से यहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा बात की जाए तो जिस तरीके से फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी भी यहाँ पे आई हुई थी इस बैठक में। इसके अलावा बात करें तो एसटी हसन जो मुरादाबाद से सांसद है, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और प्राइम टीवी से खास बातचीत में सबने बताया कि जिस तरीके से पीडीए के फार्मूला में घोसी में जीत मिली है, इसी फार्मूले को अब नई तरीके से अपना के नई रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करने का समाजवादी पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस की 13 अक्टूबर को एक अहम बैठक की गई है। अब जोन की संगठनात्मक बैठक में 13 नगर कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी उसमें मौजूद रहे। प्रयागराज के
आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल सेवा संस्थान में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। एक दिवसीय बैठक में सभी फ्रंटल संगठन और प्रदेश पदाधिकारी से जमीनी हकीकत की जानकारी ली गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर विचार रखे। कांग्रेस अवध जोन की संगठनात्मक बैठक में चुनावी तैयारियों पर मंथन किया गया है। कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत कर लेना चाहती है। अजय राय के कंधे पर निष्क्रिय पड़े संगठन को सक्रिय बनाने की अहम जिम्मेदारी मिली है। आलाकमान ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक इसी उद्देश्य से बुलाई गई कि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। पिछले दिनों मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कराकर अजय राय का कद आलाकमान की नजरों में ऊपर उठ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आज कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे बैठक को लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस तरीके से आने वाले दिनों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज राजनीति का गढ़ माना जाता है। प्रयागराज में राजनीति की नई दिशा और नई रणनीति जो है वो देखने को मिलती है। इसी क्रम में आज प्रयागराज के आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस पूरे बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज की अध्यक्षता में वहां पर बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के दौरान आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के किस तरीके से उस पर रणनीति बना जाए, किस तरीके से बूथ स्तर पर कार्य किया जाए, ऐसे तमाम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो जिस तरीके से आज बैठक की गई है, इससे ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरेगी और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और जिस तरीके से ये बैठकों का जो दौर है वो जारी है और जिस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने इस पूरे बैठक को संबोधित किया है, तो निश्चित रूप से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। अब हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके के परिणाम होंगे, किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, किस तरीके की तस्वीरें होंगी, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दिशा में काम करने में अहम योगदान जी बिल्कुल। देखिए पवन, जिस तरीके से लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाया गया तब से वो कांग्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो दलितों के बीच हो, चाहे वो अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी क्या? देखिए तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और हर विभिन्न कार्यक्रमों में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो क्रियाकलाप है वो देखने को मिलते हैं। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बड़े रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि अब जिस तरीके से बैठकें की जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके से तस्वीरें होंगी, चूंकि ये लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। हालांकि ये भी जरूर महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा करें, विस्तार से उसकी बात करें, तो हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसपर यह कहा गया था कि प्रियंका गांधी इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक इसकी तारीख पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अब जिस तरीके से चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें या कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात करें या कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी बात करें, तो निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और कांग्रेस पार्टी एक बड़े अच्छे उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरेगी, बड़ी रणनीति के साथ उतरेगी। लेकिन अब किस तरीके से तस्वीरें होंगी, किस तरीके से पूरे चुनाव का जो एक माहौल है वो देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वक्त होगा। जी पवन, देखिए इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी हुई तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग की मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। तो क्या लगता है आगे के लिए क्या कुछ और रणनीति तैयार की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को जिस तरीके से जितनी भी राजनीतिक दल है वो लगातार कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों की जो नीतियां हैं उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी हुई है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद के वापसी से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि देखिए चुनाव किस करवट लेगा, किस करवट
ये चुनाव अपना परिणाम दिखाएगा, ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम पूरे लोकसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, जो अभी तक जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, उनके भी नाम की चर्चा बाजारों में है। लोग तरह तरह के लोग आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, लोगों से अपना जनाधार बढ़ाने के तमाम वो तरीके अपना रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी प्रयागराज में कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और उसी कड़ी में अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का प्रयागराज में अपना एक अलग जी स्थान पवन, रहा है। देखिए ये ऐसे तो में जब तैयारियों की लगातार बात हो गई, शीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ क्या चर्चाएं हुई हैं? शीट हालांकि देखिए, अभी जब 2024 के चुनाव की जो तिथियां हैं वो अभी तक जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। और जी जब तक तिथियां नजदीक नहीं आ जाती है, तब तक किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, किस तरीके से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, या कौन से प्रत्याशी मैदान में होंगे, किनकी प्रतिस्पर्धा होगी, ये तमाम ऐसे अटकलें हैं जिन पे अभी तक उसका जवाब जो है वो कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जब जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही, हालांकि जब ये जो समय है जैसे नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल है, उनकी जो अटकलें हैं वो बढ़ती जा रही है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। और हर राजनीतिक दल जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। तो किस तरीके से तस्वीरें होंगी आने वाले वक्त में, निश्चित रूप से लोगों को एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिद्वंदी दिखने को मिलेंगे, प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रयागराज को राजनीति का गढ़ माना जाता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल लोगों को अपनी ओर जो है दिखाएंगी कि क्यों प्रयागराज को राजनीति का गढ़ माना जाता है। तो प्रयागराज से ही राजनीति की शुरुआत, लोग कहते हैं कि प्रयागराज से राजनीति की शुरुआत होती है। तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में प्रयागराज की राजनीति एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे लोग, मैं समझता हूँ अभी इनके अपने गृह जनपद कौशाम्बी में लगातार इनके लड़के और इनके द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है। लगातार अत्याचार अन्याय जनता के साथ कर रहे हैं। अभी दलितों की 3 हत्या इनके जिले में हुई। लगातार घटनाएं घट रही हैं। इनके अपने गृह जनपद की बात कर रहा हूँ, जहाँ के रहने वाले, जहाँ से ये मंत्री और एमएलए हार गए चुनाव, उसके बाद भी कृपा दया पे मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। ये लोग लोकतंत्र के असली हत्यारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में, इसको उखाड़ना तो कांग्रेस को इसको है। कांग्रेस को लोग उखाड़ के फेंकेंगे इनको। और ये हमारी बात अपने मुंह से वो बोल रहे हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को 24 में जनता उखाड़ कर फेंक देगी, जनता फेंकेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा विधान परिषद की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इलाहाबाद कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो विधानसभा विधान परिषद फर्जी भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को रोक लगा दिया है। देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद में एक भर्ती मामला था। जो चयन प्रक्रिया थी उसको लेकर के हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था। उस मामले पर जो चयन प्रक्रिया थी, यानी जो भर्ती किए गए थे सन 2022 और 23 के बीच में, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जो नियुक्तियाँ हुई थी, उस नियुक्तियों के चयन प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं बरती गई थी, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और संज्ञान लेने के बाद सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए थे। इस जांच में सोमवार को सीबीआई विधानसभा परिषद में पहुंचती है और वहां के अधिकारियों से मुलाकात करके जितनी भी नियुक्तियां की गई थी उनका एक खाका, उनका ब्यौरा भी इकट्ठा करती है। ब्यौरा इकट्ठा करने के बाद जब ये मामला और आगे बढ़ता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा देता है। और जो सीबीआई जांच चल रही होती है उस सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई है। यानी अब माना जा रहा है कि अब विधानसभा और विधानसभा परिषद सचिवालय में जो भी भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट स्वतः करेगा। जी रितेश, कुल कितने पदों की भर्तियां थी और कितनी भर्तियां हुई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय विधान परिषद में सैकड़ों भर्तियों का मामला है। ये 2022 और 23 के बीच में चयन प्रक्रिया है।
जो एजेंसियां थी वो मनमाने तरीके से इस भर्ती में शामिल किए गए थे अभ्यर्थी, और जो नियम थे उस नियमों में कुछ बदलाव भी किया था, जिसको लेकर के पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद सीबीआई जांच बैठाई गई थी। जी। अब जांच के बाद जब सीबीआई ने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, स्वतः सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।